Okay, good afternoon everyone. Let's start the discussion now. Okay, you all can see my face. Just a moment. Okay, so if you remember in the last class हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, और हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला निकाल के लाया था. इफ यू रिमेंबर, we found out temperature resistance at any temperature T as resistance original into e to the power alpha delta T. एक फॉर्मूला हमारा ये आया था, और जो दूसरा फॉर्मूला था वो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T विल बी रेजिस्टेंस ओरिजिनल इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. दिस वाज द सेकंड फॉर्मूला. और मैंने आपको बोला था कि ये दो फॉर्मूला में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा. तो जो पहला फॉर्मूला था, दिस विल बी यूज्ड ओनली व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट. सिर्फ जब ये पता रहे कि अल्फा कांस्टेंट है. और दूसरा फॉर्मूला में अल्फा तो कांस्टेंट होगा ही होगा, उसके साथ साथ अल्फा डेल्टा टी जो है दिस हैज टू बी मच मच लेसर देन 1. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी. इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको बताया था कि अल्फा को कैसे डिफाइन करते हैं. इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने अल्फा का डेफिनेशन लिया था, और अगर आपको याद होगा वो जो अल्फा का डेफिनेशन था वो हम लोगों ने इस टाइप से लिया था. अल्फा इज डिफाइंड एज dr by r upon dt. You remember this? This was the definition of temperature coefficient of resistance. Alpha equal to dr by r by dt. तो ये dt को ले गए थे, ये डेफिनेशन था. इसको भूलना नहीं है. दिस इज मस्ट याद, ये याद होना चाहिए, मस्ट रिमेम्बर्ड. क्योंकि अगर ये भूल गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे. ठीक है. अच्छा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको एक बात और समझ में आएगी. So we got what? We got RT equal to R naught into or R original into 1 plus alpha delta T. अब इस पे कुछ एक सवाल करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कब कौन सा यूज करना है. बेसिक अपना ये है कि अपने को पता चलना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है. तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सवाल बना के लाया हुआ हूँ. देखिए ध्यान से, सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ डेटा के साथ ये सवाल है. सो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट. सो क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, सब लोग नोट करें, resistance of a wire is 100 ohm. Resistance of a wire is 100 ohm at 20 degree centigrade. At 20 degree centigrade आपको निकालना है find the temperature at which the resistance becomes 100.2 ohm. 100.2 ohm, and given that alpha is equal to 10 to the power minus 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड. ये अल्फा की वैल्यू दी हुई है. ये पहला सवाल है. रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर है 100 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बोला गया है. फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस बिकम्स 100.2 ओम. अल्फा इज गिवन एज 10 to the power minus 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड. Alpha is given as 10 to the power minus 4 per degree centigrade. ठीक है. This is what is the question. सोचो इसमें क्या करोगे. Resistance of wire is 100 ohm at 20 degree centigrade. Find the temperature at which the resistance becomes 100.2 ohm. पहला चीज यहाँ पे तो जैसे ही रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T पूछा गया है, आपके दिमाग में दो सवाल आएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. Will it be R naught e to the power alpha delta T, or it is R naught into 1 plus alpha delta T? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए. ठीक है. सो देखो यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी निकाल के देखो. अल्फा इज कांस्टेंट, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है. अल्फा डेल्टा टी निकालेंगे. इट इज इक्वल टू 10 to the power minus 4
into delta t. Delta t will be so यहाँ पे आपको you have to find out कि what is the value of delta t. Delta t मुझे निकालना है, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है. So which formula should I go about? Alpha delta t 20 degree centigrade. Find the temperature at which it becomes this. तो फिर आपको यहाँ पे you have to go by this formula RT. ध्यान से देखो, अल्फा डेल्टा टी. अब ये डेल्टा टी, इसमें देखो डेल्टा टी आपको भले ही दिया नहीं हुआ हो, लेकिन एक बात सोचो, डेल्टा टी की वैल्यू जितनी भी होगी, 200 डिग्री सेंटीग्रेड 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर आप मान लेते हो, तब भी अल्फा डेल्टा टी विल बी मच मच स्मॉलर देन 1. यस और नो? अल्फा डेल्टा टी विल बी मच मच स्मॉलर देन 1. तो अगर मच मच स्मॉलर देन 1 है, देन यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड नॉट दिस वन. तो आप बताओ आरटी की वैल्यू कितनी है? 100.2 विच इज इक्वल टू आर नॉट विच इज 100 इंटू 1 प्लस अल्फा. अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा जी? कहाँ गया रे? 10⁻⁴ इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. टी फाइनल निकालना है, माइनस टी इनिशियल, इट इज 20. So you can solve this to get the value of answer, to get the answer, right? तो यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. So 100.2 माइनस 100 करोगे तो ये 0.2 आएगा, which will be 10 to the power minus 2 into TF minus 20. कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, तो ये 10 to the power minus 2 इधर चला जाएगा, it will be 2/1000. It is equal to TF minus 20. तो TF की वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी आ जाएगी? इट विल बी 20 प्लस 2/1000. इतना आएगा पर डिग्री, इतना आएगा आपका टेम्परेचर. ध्यान से देखो, मैं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं की है, चेक कर लो. 100 ले लिया, 100.2 माइनस 100 इज 0.2 और 100 इंटू 10 माइनस 10 माइनस 2 आ गया. 10 माइनस 2 नीचे चला जाएगा. हाँ मैंने गड़बड़ की है, मैंने गड़बड़ की है. 10 माइनस 2 है, 10 नहीं है. तो 10 माइनस 2 जब नीचे जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है, मैं चेंज कर लेता हूँ. ध्यान से देखो, 0.2 बाई 10 टू द पावर माइनस 2, मतलब ये इंटू 10 टू द पावर 2 होगा, विच विल बी इक्वल टू TF माइनस 20. तो TF की जो वैल्यू आएगी, इट विल बी 0.2 इंटू 100, 2 बाई 10 इंटू 20, 20 प्लस 20 दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा. क्या सबका आंसर आया है? यहाँ पे चेक कर लो, लेट मी सी. 40. क्या क्लियर है ये? क्या क्लैरिटी है ये? एक और क्वेश्चन देखो, डेटा है, ठीक है, डेटा बताएगा. इसका मतलब मैंने आपको यही पूछा है कि ये दो फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये कौन बताएगा? डेटा विल टेल यू दैट. एक और सवाल देखो, वायर रेजिस्टेंसेस, सब लोग देखें, वायर रेजिस्टेंसेस 10 ओम at 0 degree centigrade, 10 ohm at 0 degree centigrade, and alpha is given as 1/273 per degree centigrade. ये अल्फा है, ठीक है. Find its resistance at 273 degree centigrade. Find its resistance at 273 degree centigrade. बताओ. सबसे पहले तो फिर से वही बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T निकालने के दो फॉर्मूले, एक है R0 e टू द पावर अल्फा डेल्टा T और दूसरा है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. कौन सा फॉर्मूला इस डेटा के साथ आपको अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है? आपको बताना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला इस डेटा के साथ आपको अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है. आपको ये बोलना पड़ेगा, जल्दी बताइए, पहला वाला या दूसरा वाला? थिंक अबाउट इट. which one do you think is applicable here? You need to tell me this. पहले वो डिसाइड करो, अंधाधुंध नहीं, क्योंकि वो डिसाइड होगा फिर आप सही रास्ते पे चलोगे, अदरवाइज आप गलती कर दोगे. लेट मी सी. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर सेइंग द फर्स्ट फॉर्मूला, एंड व्हाई इज इट सो? लेट अस सी. देख, अल्फा तो कांस्टेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके बिना तो ये फॉर्मूला ही नहीं आएगा. दूसरी बात, अल्फा डेल्टा टी अगर मैं करूं, अल्फा डेल्टा टी इज 1/273 इंटू 273, इट इज 1. बट ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1. बट ये तो 1 ही आ गया, इसका मतलब मेरे को फॉर्मूला लगाना है ये 1.
ठीक है, तो इट विल बी रेजिस्टेंस एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड will be equal to R naught, which is 10 ohm into e to the power alpha. Alpha is 1 upon 273 into delta t. delta t कितना है? delta t is 273. तो आपका रिजल्ट आएगा 10e. 10e. yes or no? सब लोग बोलो, क्या आपका ये आंसर आया है? एवरीवन क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, जैसे आपके फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव हुए हैं रेजिस्टेंस के, आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन एल आ जाएगा रेजिस्टिविटी. अगर हम ये मानते हैं कि कंडक्टर का चेंज इन एरिया और चेंज इन लेंथ नेग्लिजिबल है फॉर द टेम्परेचर डिफरेंस दैट वी आर टॉकिंग, देन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो रेजिस्टिविटी का वही फॉर्मूला आना चाहिए जो रेजिस्टेंस का है. इसका मतलब रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T will again follow two formulas. One will be resistivity original into e to the power alpha delta t, इधर ये होगा, या रेजिस्टिविटी ओरिजिनल into 1 plus alpha delta t, ये होगा. ये एवरेज फॉर्म है, याद रखिए. इसका एक और फॉर्म आता है which can be written as rho naught into 1 plus integration alpha dt from temperature initial to temperature final. ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा when alpha is not constant. आपको मैंने बताया था, क्योंकि जब कांस्टेंट होता है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है. क्योंकि देखिए, ये जो अल्फा इक्वल टू डी आर बाई आर अपॉन डी टी था, अल्फा डी टी आप ले गए थे डी आर बाई आर, तो डी आर बाई आर अगर आप करते हो विच इज इक्वल टू अल्फा डी टी, इंटीग्रेशन करोगे तो अल्फा डी टी अल्फा तभी बाहर आएगा जब अल्फा कांस्टेंट है. अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर में क्या आता है? कांस्टेंट आता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? गुड. तो आपकी रेजिस्टिविटी के भी वैसे ही फॉर्मूले होते हैं जैसा कि आपका रेजिस्टेंस का होता है, ये याद रखने वाली बात है. तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बोल के लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हैव द सिमिलर फॉर्मूला. रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हैव सिमिलर फॉर्मूला. ये आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, और आप उसके बाद रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला आप बना के, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है वैसे आप बना के साइड में अपने नोट्स में लिख सकते हो. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो रेजिस्टिविटी भी वही टाइप का रिलेशनशिप फॉलो करती है. अभी देखिए, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन कैसे बन सकता है. ये देखिए, सपोज मैंने ऐसा एक वायर लिया और फिर एक दूसरा वायर लिया. समझिएगा इस सवाल. इसका रेजिस्टिविटी है रो ए, ये ए मटेरियल है, ये बी मटेरियल है. रेजिस्टिविटी रो ए है, और इसका अल्फा जो है, मतलब आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो अल्फा ए है. इसका रेजिस्टिविटी रो बी है, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा बी है. ठीक है. तो आपको क्या निकालना है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन रो ए, रो बी, अल्फा ए एंड अल्फा बी. ठीक है. such that resistance of this combination is independent of temperature. एक मिनट सोचो तो. देखो, इस सवाल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. लेट मी क्लीन माई राइटिंग पैड प्रॉपरली. हाँ, इस सवाल का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इस सवाल का? इस सवाल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, समझना,
कि बहुत बार आप आप जब रेजिस्टेंस सर्किट बनाते हो, आप 2 या 3 एलिमेंट या 2 या 3 अलग अलग मटेरियल को मिला के एक वायर बनाते हो, रेजिस्टेंस वायर। बहुत बार रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, और आपकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो अगर आपने एक सर्किट बनाया जिसमें 2-3 डिफरेंट डिफरेंट वायर्स मिला के आपने एक रेजिस्टेंस बनाई है, और उस सर्किट के थ्रू आपको एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराना है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है। अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदल गया तो क्या करंट अलग फ्लो करने लगेगा, तो जो सर्किट का पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप जब दो मटेरियल लेते हो, उनके रेजिस्टिविटी और उनके थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस के बीच में कुछ एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होना चाहिए, सच दैट इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो वही रिलेशनशिप आपको यहाँ पे निकालनी है। क्या आप बता सकते हो क्या करोगे? कुछ लोगों के आंसर्स आए हैं, लेट मी हैव अ लुक। हाँ, R1 प्लस R2 करना पड़ेगा। तो इस सीरीज का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ऐसे आप पकड़ो कि ये दो एलिमेंट है और आपने इसको इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एक का रेजिस्टिविटी रो है और अल्फा अल्फा ए है, दूसरे का रो बी है और अल्फा बी है। अभी इस कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि इस पूरे सर्किट के थ्रू सेम करंट फ्लो करेगा अलग अलग टेम्परेचर्स पे, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्ट होने से दोनों की इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, और किसी इंक्रीज टेम्परेचर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो भी निकाल सकते हो। और अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस, तो इनिशियल कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है और फाइनल कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। दैट वुड ओनली एंश्योर दैट करंट की वैल्यू जो इस सर्किट में फ्लो कर रही है वो सेम होगी। मैंने सारा हिंट दे दिया है। आई होप सम आप लोगों ने इस इक्वेशन को लिख पाए। ध्यान सुनिए, देखिए, एट इनिशियल टेम्परेचर या जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा रो ए इंटू एल बाई एरिया प्लस रो बी इंटू एल बाई एरिया। लेंथ और एरिया दोनों का सेम मान है। आप चाहो तो दोनों के अलग अलग भी कर सकते हो, तो उससे इक्वेशंस और थोड़ा ज्यादा इलाबोरेट हो जाएगा। वो भी आ सकता है सवाल, तो वो मैं एज अ होम टास्क आपको दूंगा। ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट आएगी एट इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब मान लो एट इंक्रीज टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगी वो आएगी रो ए 1 प्लस अल्फा ए डेल टी, जो भी टेम्परेचर से बढ़ गया है, इंक्रीज जो इनिशियल टेम्परेचर था उससे जो भी फाइनल टेम्परेचर आया, दोनों का डिफरेंस इज डेल टी, ठीक है, अपॉन एरिया प्लस रो बी इंटू 1 प्लस अल्फा बी डेल टी। अच्छा, एल भूल गया मैं, एल और ये एल बाई ए। लेंथ और एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मैंने ये बोला है आपको। ऑल्दो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, हमने हीट में पढ़ा है कि लेंथ बढ़ती है थोड़ी सी, बट मैंने यहाँ पे आपको वो चीज एज्यूम करने के लिए मना किया है। उसके ऊपर भी सवाल बन सकता है कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी है, तो लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी चेंज होगा, तो वो भी कर सकते हैं हम, बट वो ज्यादा इंट्रिकेट क्वेश्चन हो जाएगा, उतना नहीं आने के चांसेस ही है। ऑल्दो मतलब आप एक बार, आपको मैंने आइडिया दिया है तो आप उसके बारे में एक बार सोचना क्या करोगे। तो अगर रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस, सुनना, इफ रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इफ रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देन क्या मैं लिखूंगा, आर इक्विवेलेंट एट इनिशियल टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट एट इंक्रीज टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, यही होना चाहिए। तो क्या मैं लिखूंगा, आर ए एल अपॉन ए प्लस रो बी एल अपॉन ए शुड बी इक्वल टू रो ए 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी अपॉन
प्लस रो बी 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। आप देखो यहाँ पे एल बाई ए आप हर तरफ से उड़ा सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। रो ए प्लस रो बी, इसको ओपन करोगे तो रो ए प्लस रो बी कट जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा रो ए अल्फा ए डेल्टा टी प्लस रो बी अल्फा बी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो डेल्टा टी भी उड़ा दो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा रो ए अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा बी इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट is your relationship between resistivity and coefficient of resistance, linear coefficient of resistance। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होगा रो ए अल्फा ए रो बी और अल्फा बी के बीच में, सच दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब इसी सवाल में आप एक चीज समझ सकते हो, इसी सवाल में आप ध्यान से सुनना, इसी सवाल को आप इसका एक वेरिएंट आप ले सकते हो कि जो लेंथ्स है वो लेंथ्स इक्वल नहीं है। एक वेरिएंट ये हो सकता है कि ये L1 था, ये L2 था, ये एरिया जो था इसका रो ए ले लो अल्फा ए ले लो और इसका एरिया ए है, ये रो बी है अल्फा बी है, इसका एरिया ए बी है और इसका लेंथ एल ए है और इसका लेंथ एल बी है। सब चेंज कर दिया मैंने, तो वो भी हो सकता है पहला केस। दूसरा केस, इसका रो ए अल्फा ए है और इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी एक दे दिया गया है, सपोज इट इज अल्फा ए डैश, और इसका रो ए अल्फा बी रो बी सॉरी अल्फा बी ए बी और अल्फा डैश बी भी दे दिया गया है, और लेंथ भी इसका कर दिया गया है एल ए और इसका कर दिया गया है एल बी। ठीक है, तो ये जो सवाल मैंने सेकंड वाला सवाल दिया है, इट इनकॉर्पोरेट्स एवरीथिंग। तो ये वाला सवाल जेई वाले बच्चे ही अटेम्प्ट करें, नीट वाले बच्चे सिर्फ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जेई वाले बच्चे सेकंड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें एंड ट्राई टू गिव मी एन आंसर एज टू व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है, थिंक अबाउट इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, सो थिंक अबाउट इट। अगर आप ये कर लेते हो दैट मीन्स यू हैव गॉट अ गुड क्लैरिटी, और आप मैथमेटिक्स के नॉलेज को यहाँ पे यूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया वो नीट वाले जेई वाले दोनों बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जेई वाले बच्चे बनाएंगे, नीट वालों को करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा, जितना बता रहा हूं उतना ही आएगा। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? चलो आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, सो कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस एंड देयर इज वन फॉर्मूला व्हिच इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होगा इट इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, तो ये दो स्पेशल फॉर्मूला है, नाम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है तो आपको घबराने की बात नहीं है। 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस है, तो इस कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स। इसको हम लोग MHO भी बोलते हैं, ओम इनवर्स MHO। ओम का इनवर्स है MHO लिख दिया, ऐसा भी करते हैं हम लोग। ठीक है, ये यूनिट है इसका, तो आप इसको ध्यान रखें, ज्यादा इसमें और कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट वी विल गो टू आवर फेवरेट, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है। पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऐसा है, सुनिएगा ध्यान से। फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग द सेम, physical condition remaining the same, physical condition remaining same। ठीक है, the ratio of
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, जिसको V भी बोलते हैं, अक्रॉस अ कंडक्टर, physical condition remaining same, the ratio of potential difference V across a conductor to the current that is flowing in the conductor is constant. This is what is the basic definitions of Ohm law. So physical condition remaining the same, physical condition remaining the same, the ratio of potential difference V across a conductor to the current that is flowing in the conductor is constant. क्या मेरी बात समझ में आई? This is what is the definition of Ohm's law. तो Ohm's law की ये basic definition है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अभी हम समझते हैं कि ये बोला गया है कि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर को एक सर्किट में एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और मान लो बैटरी की वोल्टेज V है, तो ये देखा गया है कि दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. मतलब अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो करंट भी बढ़ेगा, सच दैट ये जो V और I का जो रेशियो है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज ऑब्जर्व, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल थिंग. ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था पहले, उसके बाद मैं आपको इसके डेरिवेशंस भी दिखाऊंगा कि कैसे V by I हुआ एंड ऑल दोस थिंग. बट वो सब मॉडल है, वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वो मॉडल्स बनाए गए. वो मॉडल में कैसे हम डेरिवेशन करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है. वन लेक्चर विल बी डिवोटेड टू दैट. बट फिलहाल physical condition remaining the same, the ratio of potential difference V across a conductor to the current that is flowing in the conductor is constant. तो V upon I is constant. तो V upon I is constant और इसी constant को हम एक नाम देते हैं and that is known as resistance. ये जो constant है, इसी constant को हम लोग क्या बोलते हैं? We call this constant as resistance. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो बेसिकली इसका अगर आप यहाँ पे वोल्टेज लोगे और यहाँ पे करंट लोगे तो आपका V और I का जो ग्राफ जाता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, राइट, सच दैट जो स्लोप हम लेंगे वो स्लोप कांस्टेंट होगी. एक रिलेशनशिप ऐसा भी आता है V और I का, ठीक है, लेकिन हमेशा ये रिलेशनशिप V और I का ऐसा ही हो, ये जरूरी नहीं है. कभी कभी V और I का जो रिलेशनशिप है वो इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, राइट. ऐसे भी ग्राफ्स आपको मिल सकते हैं V और I की. तो V और I का ऐसा ग्राफ जो मिलेगा, जिन रेजिस्टर्स में या कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, जहां पे V और I का ग्राफ ऐसा मिलेगा, उन्हें हम लोग बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस. और जहां पे ये दूसरे टाइप के ग्राफ जो मतलब कर्व्स हैं V और I के बीच में, ये जहां मिल रहा है, इन टाइप के रेजिस्टेंसेस को बोलेंगे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस. देखिए V by I कांस्टेंट अगर हो रहा है, दैट इज व्हाट इज ओम्स लॉ. मतलब ऐसे कंडक्टर्स जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं और जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज योर okay. There are some people who are missing here. I am getting a response from here. Guys, please attend the sessions, guys, है ना. Do not be absent because ये सब चीजें रेगुलर चल रही है पढ़ाई, जैसे क्लास में होता है. एब्सेंट रहोगे बाद में खुद से नहीं कवर कर पाओगे. तो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू बी इन द क्लास यार, कम ऑन, ठीक है. ध्यान से देखो, V is proportional to I, V by I कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंटली. तो V और I का जो रिलेशनशिप है, जहां पे ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होगा, वो जिन कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, उन कंडक्टर्स में जो ये सेटिस्फाई करेगा V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V by I कांस्टेंट है, ऐसे रेजिस्टेंसेस को बोलेंगे ओमिक रेजिस्टेंसेस. और जहां पे V और I का रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन या लीनियर ना होके कर्वी लीनियर हो जाए या कर्व हो जाए, ऐसे
रेजिस्टर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन ओमिक रेजिस्टर्स या नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो दिस इज द फंडामेंटल थिंग। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि पहले टाइप के ओमिक रेजिस्टेंस में आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ए बी ले लो, बी सी ले लो, बी सी डी ले लो, ए डी ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आपको जो डेल वी अपॉन डेल आई का ग्राफ मिलेगा, यू विल गेट दिस एज अ कांस्टेंट थिंग। या आपने याद करो, आपने पूरा मैथ्स पढ़ लिया है, पूरा आपने बेसिक किनेमेटिक्स कर लिया है, अगर मैं इसे डीवी बाई डी आई करूंगा, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, डीवी बाई डी आई करूंगा अगर मैं, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट, तब भी मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा जो, या डेल वी बाई डेल आई करूंगा तब भी मुझे वही रेजिस्टेंस मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं ये ग्राफ देख रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूं तो इसका जो स्लोप आएगा और यहाँ पे जो 2 पॉइंट लूंगा इनका जो स्लोप आएगा, ये सभी स्लोप्स अलग अलग हैं, यस और नो? 2 करीब करीब पॉइंट लूंगा तो इनके जो स्लोप्स आएंगे सभी स्लोप्स अलग अलग है। इसका मतलब जब V और I का रिलेशनशिप नॉन लीनियर होगा तो उस केस में रेजिस्टेंसेज अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होंगे। तो इस टाइप के रेजिस्टेंसेस को हम लोग बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस। और ऐसे रेजिस्टेंसेस जनरली आपको देखने को मिलता है पीएन जंक्शन डायोड्स में। सुना होगा आपने, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा डायोड्स में। यहाँ पे अगर करंट इस डायरेक्शन में बह रही है तो रेजिस्टेंस कुछ अलग होता है, लेकिन करंट अगर इस साइड से बहे तो रेजिस्टेंस कुछ अलग होता है। मतलब टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस का वेरिएशन है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के साथ भी रेजिस्टेंस का वेरिएशन है। तो ऐसे रेजिस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस, जस्ट सच दैट वी सी इन डायोड्स। इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी बाद में, ठीक है, एकदम लास्ट चैप्टर यही होने वाला है। तो क्या आपको समझ में आया ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं इंपॉर्टेंट बोल के लिखता हूं जो कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ओम्स लॉ फिर क्या है, सुनना, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये सवाल से आपको एजर्सन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस और अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ओम्स लॉ फिर क्या है? क्या V बाय I इक्वल टू R, क्या ये ओम्स लॉ है? क्या ये रिलेशनशिप इज ओम्स लॉ? क्या V इज इक्वल टू IR होना, क्या ये ओम्स लॉ है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी डिस्कशन के बाद। क्या ये ओम्स लॉ है, या फिर V बाय I इक्वल टू कांस्टेंट होना? कौन सा स्टेटमेंट सही है? V इक्वल टू IR, ये रिलेशन से सिंपली दे दिया गया है, और दूसरा V बाई I इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से ओम्स लॉ का सही स्टेटमेंट है? कौन सा स्टेटमेंट? लेट मी सी, सम पीपल हैव आंसर्ड। कौन सा स्टेटमेंट ओम्स लॉ का सही स्टेटमेंट है? लिख के बोलो, सेकंड थर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा है। V by I equal to constant होना is the correct statement of Ohm's law. Please understand. V equal to IR, आप नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस में भी V equal to IR का रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगा। ध्यान से सुनना, even for non ohmic resistance V is equal to IR holds true. समझ में आ रहा है? मतलब इस डायोड में भी अगर हम देखेंगे, अगर हम इधर से करंट बहा रहे हैं तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू I इनटू जो रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है उस डायरेक्शन। ये सेटिस्फाई हमेशा होगा। लेकिन ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग द सेम, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट दैट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ V by I इक्वल टू कांस्टेंट होने का नाम है, नॉट V इक्वल टू IR सेटिस्फाई होना, बिकॉज V इक्वल टू IR नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस के लिए भी सेटिस्फाई होते हैं। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल डिस्कशन व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस के लिए भी V इक्वल टू IR सेटिस्फाई होता है, लेकिन V by I इक्वल टू कांस्टेंट होना ही
ओम्स लॉ है। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं आया? क्या क्लैरिटी है एवरीवन? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या ये स्लाइड सबको क्लियर है? इट्स अ बिजी स्लाइड बट दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर है ये? ठीक है, अभी देखो ध्यान से, अगर हम ओमिक डिवाइस की बात करें, ओमिक डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस और जिनके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है, ये जो रिलेशनशिप सेटिस्फाई करेंगे, दे विल बी लीनियर स्ट्रेट लाइंस। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2। सो लॉजिकली सोचो, तुमको समझ में आएगी कि देखो ये I की वैल्यू कांस्टेंट है, ये गिवन वैल्यू ऑफ डेल वी, ठीक है, ये डेल V1 है और ये जो है दिस इज डेल V2। तो किसका रेजिस्टेंस, कंपेयर रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस को कैसे हम इंडिकेट करेंगे? क्या ये हो जाएगा डेल V2 अपॉन I, जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ का करंट I है, यहाँ करंट 0 था, तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा? I, डिफरेंस विल बी I। तो डेल V2 अपॉन I, और 1 का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डेल V1 अपॉन I तो सेम है, तो कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? डेल V2 बाय I बड़ा दिख रहा है, डेल V1 बाय I? डेल V1 बाय I बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस 1 विल बी मोर देन रेजिस्टेंस 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरे टाइप के डिवाइसेस होते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस में वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप होगा, लेट मी सी देयर आर फ्यू रेस्पॉन्सेस। ओके गुड। नॉन ओमिक डिवाइसेस में वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप होगा वो बेसिकली कर्वीलिनियर फॉलो करेगा, समथिंग लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समथिंग लाइक दिस। तो ध्यान से देखो, सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया और एक पॉइंट यहाँ पे लिया, तो बताओ वेयर डू यू थिंक द रेजिस्टेंस विल बी हायर? आरबी और आरए को कंपेयर करना है, आरबी और आरए कंपेयर करना है, तो ये तो स्लोप हो गया, ये स्लोप हुआ और ये स्लोप हुआ। किसका स्लोप ज्यादा है? पॉइंट ए का ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस एट ए विल बी मोर देन रेजिस्टेंस एट बी। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो नॉन ओमिक डिवाइसेस में जो रिलेशनशिप होगा वी और आई के बीच में, वो लीनियर नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। लीनियर जिन पर्टिकुलर डिवाइसेस में होता है या कंडक्टर्स में होता है, उन्हें हम बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस या ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। और नॉन लीनियर रिलेशनशिप या नॉन ओमिक डिवाइसेस या नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ऐसा आप समझो। क्या क्लैरिटी है? ये समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट जो एक छोटा सा सेक्शन है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आइए इसे थोड़ा सा देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ मतलब बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक स्केल लेवल पे रेजिस्टेंसेस को हम कैसे इमेजिन करेंगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक कंडक्टर लेता हूं मैं और इस कंडक्टर को कनेक्ट करता हूं एक बैटरी से, ठीक है। बैटरी की वोल्टेज भी मान लो, ठीक है। और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो आप मान लो L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर जो है वो आप मान लो A है, ठीक है। सो व्हाट वी विल सी इज दैट V is equal to IR,
ओमिक डिवाइस मान लेते हैं, ओम्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है कि वी आई इज कांस्टेंट, और आर को हम लोग लिख सकते हैं, आर इज रो एल अपॉन ए। ये एल को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, ये वी है, एल को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, सो वी विल गेट वी बाई एल इज इक्वल टू आई इंटू रो अपॉन ए। ठीक है, अभी देखो v बाई एल को क्या लिखेंगे, e। ठीक है, v बाई एल इज e एंड e, ठीक है, इसको आप लिखो i बाई ए इंटू रो। जस्ट अ मोमेंट, पीपल आर वेटिंग, इट्स ओके। देखो v बाई एल क्या होगा, लॉजिक लगाते हैं, ये v पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं थ्रू द बैटरी, v इस कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, v डिवाइडेड बाय l करूंगा तो क्या आ जाएगा, e। याद है e इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, याद है आपको। तो v डिवाइडेड बाय l करूंगा तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। क्योंकि दिस इज एन एग्जांपल, अभी जो मैंने कंडक्टर के सामने ड्रॉ किया है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर और अ कनेक्टेड कंडक्टर। This is the example of an isolated conductor or a connected conductor. Let me check the response in the chat section. It's a connected conductor. क्या connected conductor में electrical field conducting metal में present होती है? होती है। Basic concept अपना clear रखना है। तो V by L equal to I into rho by A. तो V by L is E, E is equal to I by A into rho. अच्छा, I by A जो है, it is current per unit area. कैसे हम लोग बोलते हैं, J। ठीक है, और ये rho जो है, I by A, हाँ I by A is J, तो ये रो जो है, इस रो को क्या लिखें, रो को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा, रो को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा। अभी देखा था, याद करो किस स्लाइड में, इससे पहले वाले स्लाइड में, देखो ध्यान से, ये देखो मैंने आपको बोला था कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और ये कंडक्टिविटी को सिग्मा बोलते हैं और रेजिस्टिविटी होता है रो, तो 1 अपॉन रो इज सिग्मा, और रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। यही चीज हम लोग अभी यूज करेंगे यहां पे। तो रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा की, जिससे आपको यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिलेगी, दैट इज इक्वल टू जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। दैट इज, व्हाट इज जे वेक्टर, जे वेक्टर इज, व्हाट इज जे, इट इज करंट डेंसिटी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जिससे हमें यह समझ में आती है कि J वेक्टर, दैट मीन्स करंट डेंसिटी वेक्टर, is in same direction as E वेक्टर। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि J वेक्टर की डायरेक्शन is same as conventional current direction, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, मतलब जिधर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी उधर ही जे वेक्टर की डायरेक्शन होगी, दैट इज करंट डेंसिटी वेक्टर। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो करंट डेंसिटी वेक्टर की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर करंट की डायरेक्शन होगी, कन्वेंशनल करंट की, इलेक्ट्रॉनिक करंट की नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होती है। यस, नो, मे बी। सो ये जो आपने अभी लिखा जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, this is the your microscopic form of Ohm's law and you should be very much clear about it। क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन, ये स्लाइड क्लियर है, क्या ये स्लाइड क्लियर है सबको। 3:38 is the time, we will take some time, 10-15 मिनट थोड़ा सा सर्किट थ्योरी आज स्टार्ट कर देंगे। क्या ये सबको क्लियर है एवरीवन, गुड। आ जाओ थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर ऐसा है,
ठीक है, एंड सपोज द करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 ले लो और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 ले लो, ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट ये A1 है, ये A2 है, आपको साफ साफ दिख रहा है A2 इज ग्रेटर देन A1। आपको कंपेयर क्या क्या करना है, आपको कंपेयर करना है करंट डेंसिटी एट 2 पॉइंट्स, आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड एट 2 पॉइंट्स, और आपको कंपेयर करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 2 पॉइंट्स। थोड़ी सी अपनी अक्ल लगाओ, जो भी आपको मैंने सिखाया है वो अक्ल लगाओ, अपने आप आपको समझ में आएगा। देखो करंट जो होता है, करंट जो होता है I into A, right, sorry, J vector dot A vector is equal to current होता है, right, this is what is the understanding that we are having। तो J1 और J2 क्या करंट वन, इस पॉइंट पे जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट यहां से निकलेगा, मतलब करंट तो सेम है दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो क्या J इंटू A1 शुड बी इक्वल टू J इंटू A2, इसका मतलब करंट सेम है तो J1 इंटू A1 शुड बी इक्वल टू J2 इंटू A2। अभी A1 इज लेस देन A2, इसका मतलब J1 हैज टू बी मोर देन J2। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे करंट तो सेम है ना भाई, आई निकल रहा है, जितना करंट A1 एरिया से निकलेगा उतना ही करंट तो A2 से बाहर आएगा, करंट तो कहीं पे स्टोर नहीं होगा ना, तो जितना करंट A1 एरिया को क्रॉस करेगा उतना ही करंट क्या A2 एरिया से बाहर निकल जाएगा, एवरीवन, उतना ही करंट क्या A2 एरिया से बाहर निकल जाएगा, ध्यान समझने की कोशिश करो। अच्छा अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड अभी क्या देखा हमने, अब भी देखा हमने, इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या क्या फॉर्मूला आया, अब भी देखा, प्रीवियस स्लाइड देखो, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, सिग्मा तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो मटेरियल तो सेम है, तो जे वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, जे वेक्टर का जैसा रिलेशनशिप है क्या वैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर का भी रिलेशनशिप होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का रिलेशनशिप होगा क्या, ये भी यही से ऐसे ही चलेगा। अभी हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन बाय, आपको याद है मैंने बताया था एक फॉर्मूला NEAVD, मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिंक करके बताया था करंट के साथ, रिमेंबर, सबको पता होना चाहिए, यस yes? तो I इज इक्वल टू NEAVD। अब I देखिए दोनों जगह सेम है, A1 पे और A2 पे I सेम है, तो क्या NEAVD शुड बी सेम। अभी देखो N इज व्हाट, N इज द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी इज सेम मटेरियल टू बी सेम वॉल्यूम डेंसिटी, E इज चार्ज ऑफ द चार्ज कैरियर, वो सेम होगा, तो A इंटू VD शुड बी इक्वल टू A2 इंटू VD2। हमें VD1 और VD2 को लिंक करना है, क्या A1 छोटा है मतलब VD1 विल बी मोर देन VD2, क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन, क्या क्लियर है ये, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ठीक। एक सवाल यहां पे मैं देता हूं, ध्यान से सुनना, सपोज एक कंडक्टर है, और ये एक दूसरा कंडक्टर है, ये दोनों कंडक्टर ज्वाइन किए गए हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है और यहां से करंट आई निकल रहा है, सेम करंट इज फ्लोइंग, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो n है और इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो 2n है, ठीक है, ये सेगमेंट 1 है और ये सेगमेंट 2 है, तो आपको J1 और J2 को कंपेयर करना है और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1 एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 2 कंपेयर करना है। ये वाला थोड़ा सा बताओ तो करके, 1 मिनट फास्ट, थोड़ा सा टाइम लो, लेट मी सी। यस आई एम, वी आर हैविंग सम टाइम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है ना, थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट, वी कैन इंक्रीज द टाइम, 10-15 मिनट थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे आज बढ़ जाएंगे आगे। देखो करंट आई फ्लो कर रहा है, उतना ही करंट यहां से निकल रहा है, आपको J1 J2 को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, J1 J2 और VD1 VD2। देखिए J1 क्या इक्वल टू J2 होगा, क्योंकि
क्योंकि व्हाट इज जे? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। एरिया क्या दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों कंडक्टर का जो ज्वाइन किया गया है तो सेम है, तो आई बाई ए सेम होगा, आई बाई ए सेम होगा तो J1 J2 सेम होगा। अब VT1 VT2 कर लें। अच्छा, आई का फॉर्मूला जो है I इज इक्वल टू NEA VD। अब ध्यान से सुनो, ए तो सेम है, E इज द चार्ज कैरियर का चार्ज, वो भी सेम है, N लेकिन अलग अलग है। क्या मैं करूंगा N इंटू VT1 शुड बी इक्वल टू 2N इंटू VT2। तो इससे समझ में आ रहा है कि दिस VT1 हैज टू बी ग्रेटर देन VT2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन VT1 एंड VT2। क्या आपको समझ में आई? क्या किया मैंने, क्या आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ अभी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे सर्किट थियरी के ऊपर, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, सर्किट थियरी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ। ठीक है, सर्किट थियरी देखो, मान लो मेरे पास एक रेजिस्टर है और इसे मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं। सपोज बैटरी 10 वोल्ट की है और ये रेजिस्टर 2 ओम का है। ठीक है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये जानना है, तो मैं एकदम बेसिक से समझाता हूं, ध्यान सुनना। ये छोटा डंडा नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, ये अपने को समझ में है। बड़ा डंडा हायर पोटेंशियल में और छोटा डंडा लोअर पोटेंशियल में। याद है मैंने बैटरी के वर्किंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। बैटरी कभी भी चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकता। चार्ज जो मूव करते हैं वो बेसिकली कंडक्टर्स के चार्ज होते हैं, जो फ्री चार्जेस होते हैं वही उस पूरे सर्किट में मूव करते हैं। बैटरी खुद से कोई चार्ज मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। बैटरी कैन ओनली मैन्युफैक्चर एनर्जी एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज कैरियर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे मूव थ्रू दिस एंटायर सर्किट, क्लोज सर्किट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब समझिएगा, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हायर पोटेंशियल है तो इस जगह पे पोटेंशियल हम 10 वोल्ट मान लेंगे, इस जगह पे 0 मान लेंगे। मैंने आपको समझाया था कि ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे 0 मानूं, बट हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नेगेटिव एंड को हमेशा 0 मान लेंगे और पॉजिटिव एंड को हायर पोटेंशियल पे मानेंगे, जितना भी उस बैटरी का वोल्टेज होगा। तो इधर 10 वोल्ट हो गए, इधर 0 हो गए। अच्छा, ये जो वायर है, ये जो वायर है, याद है मैंने आपको कंसेप्ट बताई थी एक लीड वायर की। क्या ये लीड वायर है? तो लीड वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है? नेग्लिजिबल। तो क्या यहाँ पे 0, तो इस जगह पे भी 0 वोल्ट, इस जगह पे भी 0 वोल्ट, क्या यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया? मतलब पूरे लीड वायर में वही पोटेंशियल कैरी फॉरवर्ड होगा अनटिल एंड अनलेस इट एनकाउंटर्स अ रेजिस्टेंस। क्योंकि जहां पे रेजिस्टेंस होगा या रजिस्टर होगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगी। लेकिन अगर हम लीड वायर की बात करें, लीड वायर के हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, जहां तक लीड वायर है पोटेंशियल सेम होता जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 है, तो करंट कैसे फ्लो किया इन दो पॉइंट के बीच में? बिकॉज करंट तो तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैंने इसका लॉजिक क्या बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये जो आर है, ये आर ऑलमोस्ट 0 होने के कारण ये डेल वी 0 हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये आई 0 हो। आई इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मैंने ये बताया था? करंट तो फ्लो करता है बट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्यों 0 रहता है? बिकॉज रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो करंट फ्लो करने के बाद भी करंट इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के बीच में ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पे है तो ये भी 0 पोटेंशियल पे भी 0 पोटेंशियल, ये भी 0 पोटेंशियल। मतलब जहां तक लीड वायर है वहां तक सेम 0 पोटेंशियल कैरी फॉरवर्ड होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? सिमिलरली अगर यहाँ पे 10 वोल्ट तो क्या यहाँ पे भी 10 वोल्ट, क्या यहाँ पे भी 10 वोल्ट और यहाँ पे भी 10 वोल्ट।
अब अगर तुम देखोगे ये सर्किट बॉयल्स डाउन टू एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के इस कॉर्नर पे 0 वोल्ट और इस कॉर्नर पे 10 वोल्ट, और इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम। तो अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 विच इज इक्वल टू आई इंटू 2, तो आई की वैल्यू कितनी आई 5 एम्प्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो 5 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट। क्या सबका आंसर आ चुका था? ये सबका आंसर आ चुका था? ये गुड, इसमें कोई खास बात नहीं है, बट मैं इस सर्किट थियरी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूं। ठीक है, आइए एक सवाल बनाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक सर्किट बनाया है। ठीक है, ऐसे हजारों सर्किट बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल घबराना मत। मैं जो तरीका बता रहा हूं ये तरीका आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में एज देगा अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। तो प्लीज समझने की कोशिश करें मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिले, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट where more than one battery and more than one resistance is involved. Yes, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है सुनिए। कोई भी एक पॉइंट को 0 वोल्टेज मान के शुरू हो जाओ। मान लो ये 0 है, आप दूसरे भी जगह पे 0 मान सकते थे, वो समय के साथ आपको समझ में आ जाएगी। मैंने मान लो यहाँ पे 0 माना, यहाँ पे अगर मैंने 0 माना, ये देखो ये 4 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, ये कितना, सॉरी 6 वोल्ट है, ये 0 है, तो इस बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 6 होना चाहिए। ये 0 नेगेटिव वाला एंड, ये नेगेटिव वाला एंड है, तो नेगेटिव वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे होता है और पॉजिटिव वाला एंड हायर पोटेंशियल पे होता है। तो क्या इस साइड का पोटेंशियल +6 हो जाएगा एवरीवन, तभी तो दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 6 का आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इस एंड में 6 आ गया, इस एंड में 6 आ गया, ये 0 तो ये 0, ठीक है, तो ये 0, ठीक है, इधर 6 आ गया है। एक काम करता हूँ, इस सर्किट में एक गड़बड़ हो गया है, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, मैं समझाऊंगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने सर्किट खुद से बनाया था तो एक एरर आ गया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस के बिना ये सर्किट पॉसिबल नहीं होगा। ये 6 वोल्ट हुआ, ये बैटरी के क्रॉस में जब बन रहा है तभी क्लैरिटी आएगी, बनने के बाद क्लैरिटी नहीं आएगी। फिर से सुनो, मैंने यहाँ पे 0 लिया, क्या ये पूरा वायर, ये पूरा जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, क्या ये एक लीड वायर है? तो हर जगह 0 0 0 0 चला गया, सेम पोटेंशियल, जहां तक लीड वायर होगा वहां तक पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या मैंने सिखाया था? तो जहां तक लीड वायर है वहां तक पोटेंशियल सेम है, तो ये 0 है, तो ये 0 यहाँ तक भी 0 आ गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट किया तो अब रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज होगा। देखो यहाँ पे 0 था, क्या ये पूरा लीड वायर है और दोनों बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में 6 वोल्ट का है, तो यहाँ पे +6 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे +6 वोल्ट आया है, ये भी लीड वायर है तो यहाँ पे भी +6 आ जाएगा, यहाँ पे भी लीड वायर है तो यहाँ पे भी +6 आ जाएगा। अच्छा, अब इस बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट का। कितने का? 4 वोल्ट का। ये 6 है, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इधर का, और दोनों का डिफरेंस आएगा 4 का। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 10 वोल्ट, 10 - 6 4 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, क्योंकि ये आपको क्लियर होना चाहिए क्या हुआ। ओके, फिर से बनाता हूं। फिर से बना रहा हूं, रिलैक्स। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। फिर से करता हूं, ठीक है, आइए मिलके करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट माना,
क्या ये पूरा वायर, यहाँ पे देखो ये पूरा वायर लीड वायर है, तो यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? क्या क्लैरिटी है ये? यहां तक समझ में आया? अच्छा, ये 0 वोल्ट है, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल आ गया है 6 वोल्ट। क्या ये समझ में आया कैसे? बिकॉज ये हायर पोटेंशियल पे बड़ा वाला डंडा है इस साइड में, और इधर छोटा वाला है, छोटा वाला 0 है तो इधर 6 आएगा, क्योंकि 6 माइनस 0 विल गिव यू 6। यही 6 वोल्ट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बिकॉज ये लीड वायर है, और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 6 वोल्ट बिकॉज लीड वायर है। ये 6 वोल्ट हुआ, बैटरी के अक्रॉस में 4 वोल्ट का डिफरेंस है, लोअर पोटेंशियल 6 वोल्ट पे है तो हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट पे होगा, तभी तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा, यस और नो? तो ये 10 वोल्ट में आ गया। क्या बात समझ में आई? अभी देखो अलग अलग आर्म्स में कितना करंट फ्लो करेगा, ध्यान से देखना। आपको ये बताया गया है, बेसिक आपको पता है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देख ये 2 ओम को ध्यान से देख, ये वाला 2 ओम को, इधर 6 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, तो करंट विल फ्लो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? और करंट की डायरेक्शन, करंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 6 माइनस 0 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 एम्पियर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या 3 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो करेगा? बोलना पड़ेगा भाई। अरे सिंपल, करंट कहां से कहां तक फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक ना। तो हायर पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। लोअर पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। 6 माइनस 0 कितना होगा? 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 3। सो 3 एम्पियर इस आर्म में फ्लो किया गया। किस आर्म में? ये वाले आर्म में जहां पे मैंने दिखाया है। क्या 3 एम्पियर यहाँ पे फ्लो करेगा? एवरीवन, एवरीवन, अभी देखो ये 3 एम्पियर, तो यहां से भी 3 एम्पियर आया होगा, अदरवाइज 3 एम्पियर आया कहां से? यहाँ लॉजिक अप्लाई करेंगे। ये 6 वोल्ट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में भी 3 एम्पियर ही आया होगा, तभी तो ये 3 एम्पियर यहाँ पे फ्लो कर रहा है। जो कि मैंने आपको बताया था कि लीड वायर में 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो सकता है, बट बिकॉज वो लीड वायर है वहां पे करंट फ्लो 0 होगा ये जरूरी नहीं है। देख यहाँ पे 3 एम्पियर फ्लो किया। क्या मेरी बात समझ में आई है? अरे भाई बोलना पड़ेगा भाई, समझ में आएगी नहीं? अब देखो ये वाला आप सर्किट देखो, ये 6 वोल्ट और ये 0। अब देखो यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। 6/2, क्या यहाँ पे भी 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा ऐसा? क्या मेरी बात समझ में आई है? अब इधर देखो, इधर 10, इधर 0 और इधर 2 ओम, तो 10/2, क्या इधर 5 एम्पियर फ्लो करेगा? इधर जो 5 एम्पियर आया, ध्यान सुनिएगा, यही 5 एम्पियर इधर से फ्लो करेगा। इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है। ये देखिए 6 और 0 के बीच में 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है। 5 और 3 मिल जाएगा, 5 और 3 मिलके यहाँ पे 8 एम्पियर करेगा। इधर 8 एम्पियर आया, इधर 3 एम्पियर आया। देख ये 6 और 0 के बीच में 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 8 एम्पियर आ रहा है, ये दोनों मिलेंगे और पूरा का पूरा 11 एम्पियर इधर से फ्लो करेगा। ये 11 एम्पियर आया इधर, इधर गया 3, इधर गया 6, तो इधर जाएगा 5। ध्यान से देख, इस पूरे सर्किट में तूने करंट की डायरेक्शन वायरेक्शन सब दे दी। कितना करंट फ्लो कर रहा है हर एक आर्म में तेरे को मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? भाई साहब मैं जो मेथड बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। पीपल शुड टीच यू दैट, बट दे टीच यू बहुत ही फालतू फालतू मेथड, केसीएल केवीएल पता नहीं क्या क्या, जरूरत नहीं है। मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक से करो। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। लेट मी सी वेदर वी आर हैविंग सम टाइम और नॉट। हाँ वी आर हैविंग, मैं सिर्फ 10 मिनट ही एक्स्ट्रा मूव किया हूँ, ठीक है? थोड़ा सा और 5 मिनट एक और सवाल बनाने में थोड़ा स्पेंड करते हैं, मिल के करेंगे। ये 2 ओम, 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 4 वोल्ट, 6 वोल्ट,
4 वोल्ट 8 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, आपके सामने एक सवाल है। मैं एक्चुअली ये सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहता था। जस्ट होल्ड, यहाँ पे 1 मिनट होल्ड कर, जस्ट अ मिनट, इजी करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपको बतानी है हर एक आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है। मैं मार्क कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, सारे पॉइंट्स मार्क हो गए। हाँ ऐसे, ठीक है। हर एक आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आपको बताना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का सिंपल तरीका, कहीं पे एक जीरो मानो, शुरू हो जाओ। कहाँ जीरो मानोगे? सपोज मैंने यहाँ जीरो माना, यहाँ जीरो माना, तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, बिकॉज ये सिंपल लीड वायर है। ये 2 ओम हटा देता हूँ, पहले था और मैंने इसको सिंपल कर दिया। दूसरा वाला भी मैं कराऊंगा, लेकिन वो सेकंड वेराइटी है, आपको समझ में आएगी। ये जीरो, ठीक है, 0 0। अच्छा, ये 0, तो यहाँ पे 4 वोल्ट, ये 0, तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे -4 वोल्ट। तभी देख, 4 माइनस -4 करेगा तो 8 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? इधर 4 वोल्ट, तो इधर भी 4 वोल्ट, क्योंकि लीड वायर है, ठीक है। ये देख, सब कर लिया तूने, ठीक है, यू डिड एवरीथिंग। ये 2 ओम हटाना पड़ेगा, ये 2 ओम का कोई काम नहीं, ठीक है। हाँ, चलो अब देखते हैं। ये देख, ये +4 वोल्ट है, ये +4 वोल्ट है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सेम पोटेंशियल है, तो ये 2 ओम के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इट इज एज गुड एज नो करंट फ्लोज हियर। पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में 0 है, तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। क्या ये assumption सही है एवरीवन? क्या ये assumption सही है? हाँ बोलो, सर बोलो। वो हमने 6 वोल्ट का लिया ही नहीं, वो बीच में का। हाँ करेक्ट है। एक काम करते हैं, 6 वोल्ट का अपने को यहाँ पे चाहिए होगा, तो ये थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। 6 वोल्ट का लिया नहीं ना, तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। सर हाँ, उधर वो तो रेजिस्टेंस मैं लगा क्या कर तो। रहा हूँ, ध्यान से सुन। यहाँ पे, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये सर्किट गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक रजिस्टर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर डाल दे रहा हूँ 2 ओम का, ठीक है। अब सही है, अभी 0 है, तो तेरे को इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा +6 वोल्ट, जस्ट बैटरी के सामने वाला। लेकिन उसके बाद एक रजिस्टर आ जा रही है, ये +4 वोल्ट, तो ये भी +4 वोल्ट ही होगा। अब तू कर सकता है, मैंने वो रजिस्टर डाल दिया। करेक्ट है, करेक्ट है, यू आर राइट। वो गलत हो जाता, जो मैंने हटाया था तो मेरे दिमाग में वो नहीं था पॉइंट। अब सही है तुम्हारा सर्किट। अब बोलो, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व इट। देखो, बेसिक बेसिक चीज करते चलो। देखो, यहाँ पे +4 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है। 4 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर कितना है? 4 - 0 4। तो ऐसे करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर का। ये 2 एम्पियर का करंट आएगा कहां से? यहाँ से आएगा, तो इधर भी 2 एम्पियर करंट आपने ले लिया, चलेगा। जब 2 एम्पियर करंट आया, अब देखो ये 4 है और ये 6 है। इस एंड पे 6 है, इस एंड पे 4 है, तो 6 - 4 2, 2/2। तो इस एंड में जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर करेगा। ये 1 एम्पियर यहाँ से भी आएगा, क्योंकि इसके थ्रू। अब तुम बोलोगे कि सर ये 1 बैटरी है बीच में,
पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि बैटरी कैन नेवर प्रोड्यूस व्हाट, चार्ज। इसका मतलब अगर 1 एम्पियर यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो बैटरी के पीछे से भी 1 एम्पियर ही आता हुआ इधर से जाएगा, बैटरी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करेगी। यस और नो? तो ये 1 और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इधर 4 है, इधर -4 है, ठीक है, तो -4 है, इधर 0 है, तो लॉजिकल देखो 0 और -4 में कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, 0, तो 0 -4/2, तो इधर जो करंट फ्लो करेगा वो 2 एम्पियर करेगा। इधर जो 2 एम्पियर है वो इधर भी आएगा 2 एम्पियर, इधर भी जाएगा 2 एम्पियर, तो इधर 2 एम्पियर आया। अब ये 2 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो कैसे करेंगे इधर डिस्ट्रीब्यूट, देखो ध्यान से, इधर इधर देखो ये 2 एम्पियर आया, इधर 1 एम्पियर इधर चला गया, इधर 2 एम्पियर आ रहा है, तो हाँ इधर +4 आया। सो ध्यान से देखो, इसमें ये +4 और +4 होने के कारण इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये जो 2 एम्पियर आ रहा है, ये 2 एम्पियर पूरा का पूरा इधर से चला जाएगा। अगर हम बोलते हैं तो इधर 2 एम्पियर आया, ठीक है, 2 एम्पियर आया, इधर 1 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, इसका मतलब इधर से 1 एम्पियर आया होगा, और 2 एम्पियर जो आया यहाँ से 1 एम्पियर गया होगा, तभी देखो 1 एम्पियर मिलके इधर 2 एम्पियर आ रहा है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लुक एट दिस एंटायर सर्किट। ये वाला शायद लोगों को कम समझ आया होगा, ये मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो एक बार, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन फॉर यू, फिर से करते हैं इसे, ठीक है, फिर से करेंगे, ये देखो, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, और यहाँ पे भी एक बैटरी है, ये 4 वोल्ट है, और ये 8 वोल्ट है, ठीक है। मैंने सारे रजिस्टर दे दिए, हाँ आई थिंक आई हैव गिवन 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। चलिए मिलके करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 0 माना, आप घर में आज ट्राई करना इस जगह पे 0 मान के, ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 माना है, आप इस जगह पे 0 मानना, उसमें अलग अलग पॉइंट्स की पोटेंशियल चेंज होगी, लेकिन करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, चलो, जब बना रहा हूं तभी समझ में आएगा, एक बार बनने के बाद सर्किट में कुछ समझ नहीं आएगा। ये 0 लिया, क्या ये लीड वायर है, तो ये भी 0 होगा, एवरीवन समझ में आया, ये 0 है, लीड वायर है, तो इस जगह पे +6 वोल्ट आएगा, क्योंकि इस बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर आ गया, तो वही वोल्टेज यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा रजिस्टर के आगे, क्योंकि रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, सिर्फ लीड वायर में सेम पोटेंशियल कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये 0 वोल्ट है, तो इस एंड पे जो पोटेंशियल आएगा वो 4 वोल्ट आएगा। सब लोग देखो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, सब लोग देखो, तुम्हें बोलना पड़ेगा भाई, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, अभी लोग गायब भी होने लगे। सर एट F it will be 6, at F, what is F, which is F, ये देखो ध्यान से, एक मिनट फिर से देखो, ये 0 है, ये बैटरी है 6 वोल्ट का, तो यहाँ पे +6 वोल्ट आएगा, बट यहाँ पे रजिस्टर आ गया 2 ओम का, ये फिर से ऊपर 6 वोल्ट नहीं होगा, मतलब 6 वोल्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बट ये 4 वोल्ट है, तो इस रजिस्टर के यहाँ पे 4 वोल्ट आप ला सकते हो, वही जो आपने यहाँ पे रखा हुआ, बिकॉज इट इज द लीड वायर, ये 4 वोल्ट यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे भी +4 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है, यही +4 इस जगह पे भी +4 आएगा, ये 0 है, यहाँ पे भी +4 आएगा, तो +4 सेम पोटेंशियल आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 डिवाइडेड बाय 2 ओम करेंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट यहाँ पे जाएगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब आप अलग अलग सर्किट्स में कैसे करंट फ्लो करेगा, लेट्स ट्राई टू सी।
ये 4 है, ये 0 है। इस सर्किट को देखो, 4 minus 0 is the potential difference by 2. Will this give you the current which is equal to 2 amperes? क्या 2 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो करेगा? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या बात समझ में आई है? ऐसे फ्लो करेगा। ये 2 आएगा कहां से? ये 2 यहां से आएगा, और तो कोई तरीका नहीं है, इधर से आया 2। ठीक है, अब देखो ये 6 है और ये 4 है, इस एंड में 6 है, इस एंड में 4 है। 6 minus 4 by 2, क्या 1 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो करेगा? एम्पियर को मैं सर्कल कर रहा हूं, क्या 1 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो करेगा? तो इधर से भी 1 एम्पियर करंट ही आएगा, क्योंकि बैटरी कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। बैटरी विल ओनली गिव व्हाट? एनर्जी टू द चार्ज। इसीलिए 1 एम्पियर करंट ही इसके थ्रू फ्लो करेगा। क्या यहां तक स्टोरी क्लियर है? अब देख, ये 4 है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? -4। तभी तो 4 माइनस -4, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल विल गिव यू 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 0 है। 0 इज एट हायर पोटेंशियल, -4 इज लोअर पोटेंशियल। तो इसमें से जो करंट जाएगा वो जाएगा 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर इधर से भी जाएगा, ये इधर तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बिकॉज इसमें कुछ नहीं जा सकता 2 ओम वाले में, तो ये पूरा का पूरा 2 एम्पियर ऐसे चला जाएगा। अब देख, इधर से 2 एम्पियर आया, इधर 1, इधर 2। देख आया तो 2, इस जंक्शन को देख, इस जंक्शन से निकला कितना? 2 और 1 3, आया था 2, इसका मतलब इधर से आएगा 1। ये समझने वाली बात है, क्योंकि किसी भी जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना ही निकल जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं निकल सकता है, क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता। जितना करंट आएगा उतना निकल जाएगा। क्या आप ये बेसिक बात समझ रहे हो? इट इज लाइक अ वाटर फ्लो सर्किट। किसी भी जगह पे जितना वाटर आएगा, क्या उतना वाटर निकल जाएगा? तो इस जंक्शन में ध्यान सुने, इसको हम लोग जंक्शन लॉ बोलते हैं, कि इस जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना करंट निकल जाएगा बाहर। देख कितना निकला, 1 ऊपर और 2 एम्पियर ऑन द लेफ्ट, तो 3 एम्पियर निकला बाहर। अंदर कितना आ रहा था? 2 एम्पियर आ रहा था, इसका मतलब 1 एम्पियर और आना चाहिए। वो आने का क्या तरीका बचा? ये जो 0 और 0 है पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल है, उसमें मैंने 1 एम्पियर दिखा दिया। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब देख लॉजिकली, इधर से 2 एम्पियर आ रहा था, इधर 1 एम्पियर चला गया, मतलब इधर 1 एम्पियर जाएगा। फिर से यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा दें, जितना आ रहा है उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 एम्पियर इधर चला गया, तो 1 एम्पियर इधर जाएगा, तो ये 1 एम्पियर इधर जाएगा, पूरा इधर पहुंचा। अब इधर इसमें देख लेते हैं, ये देख, इस सर्किट में 1 एम्पियर, इस सर्किट में 1 एम्पियर, दोनों मिल गए, इधर से 2 एम्पियर। क्या सारे सर्किट में करंट की डायरेक्शन आपको पता चल? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? हम लोग कल इस सर्किट को और अच्छे से और आगे बनाएंगे, ठीक है? और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, डोंट वरी। हम इसको तब तक करते रहेंगे जब तक कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इसके सही आंसर्स नहीं दे देती, ठीक है? क्लैरिटी है ये? वी विल डू इट टुमारो, ठीक है? ओके फाइन, सो आई विल स्टॉप हियर फॉर द डे, ठीक है?